दोस्तों, क्या आपको पता है 2 अक्टूबर के दिन दो भारतीय नेता, एक क्रांतिकारी और एक नेता, इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन और एक ही साथ मनाया जाता है। क्या आपको पता है दोनों नेता, क्रांतिकारी और नेता कौन हैं? मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी और एक नेता, इन दोनों का जन्म दिवस एक ही दिन एक साथ मनाया जाता है और वे हैं मोहनदास करमचंद गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा भारत के जो क्रांतिकारी हैं, जिनका भारतीय आज़ादी में, स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के द्वारा मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। वीडियो को आप अंत तक देखें और महात्मा गांधी के बारे में जो जीवन परिचय है, एक ये भी कह सकते हैं आप, उनका जीवन परिचय है वो शुरू से लगाकर अंत तक क्या क्या उनका योगदान रहा, कहाँ कहाँ उन्होंने योगदान दिया और उनको किन किन उपाधियों से जाना गया, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो के द्वारा आपको देने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी, वैसे तो महात्मा गांधी का नाम से ये प्रसिद्ध है, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इनका वास्तविक नाम था। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर, निबंधकार, लेखक और महान क्रांतिकारी रहे हैं। इनके जन्म की हम बात करें, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 पोरबंदर, जो कठियावाड़ पोरबंदर, ये अंग्रेजी शासन के दौरान कठियावाड़ रियासत का एक स्थान माना जाता था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई करमचंद गांधी। इनके पिता की पुतलीबाई करमचंद गांधी चौथी पत्नी थी, चौथी पत्नी। इससे पहले इनके पिता की तीनों पत्नियों का देहांत प्रसव के दौरान हो गया था और इनके पिता करमचंद गांधी कठियावाड़ में पंसारी थे, पंसारी ऐसा माना जाता है। और इनकी शादी जब ये 13 वर्ष की आयु के थे, इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से कर दी गई थी और ये कस्तूरबा गांधी इस दौरान 14 वर्ष की थी। महात्मा गांधी की जब शादी हुई, इनकी आयु 13 वर्ष थी और इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनकी आयु 14 साल थी। मतलब उस दौरान ये भी बाल विवाह से नहीं बच पाए, इनका भी बाल विवाह ही हो गया था। इनके 4 बच्चे थे। पहले हरिलाल मोहन दास गांधी, दूसरे मणिलाल गांधी, तीसरे रामदास गांधी और चौथे देवदास गांधी। ये एक इनका पारिवारिक परिचय है। दोस्तों, गुजराती भाषा में गांधी शब्द का अर्थ होता है इत्र फुलेल, मतलब इत्र बेचने वाला, जिसे अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। मतलब गांधी जो शब्द है, जो टाइटल है, इसका जो अर्थ है वो क्या है? गुजराती भाषा में इत्र बेचने वाला, मतलब इत्र फुलेल, जिसको अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। महात्मा गांधी की शिक्षा, महात्मा गांधी म्यूजियम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनकी पुरस्कार की हम बात करें, इन्हें केसर-ए-हिंद मेडल से नवाजा गया। और हाँ दोस्तों, एक बात और सुनकर आपको ताज्जुब होगा, इनका जो जन्म दिवस है विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे और जितने भी इन्होंने आंदोलन किए, जितने भी मूवमेंट इनके रहे हैं, उन सब मूवमेंट में इन्होंने अपने जो हथियार थे, इनको सबसे बड़ा हथियार ये मानते थे अहिंसा को, सत्याग्रह और अहिंसा। इनके बिहार पर, इनके बलबूते ही इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन को जीता भी है। इसलिए इनके जन्म दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दूसरी बात ये कि ये शांति के पुजारी थे, लेकिन एक ताज्जुब की बात होती है कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार आज तक क्यों नहीं मिला। तो प्यारे दोस्तों, ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि कई बार इनके नाम का विश्व शांति पुरस्कार के लिए चयन किया जा चुका है, लेकिन
क्योंकि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसलिए इनको नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, अगली उपाधि की अगर हम बात करें, इनको सर्वप्रथम 1915 में जीवराम कालिदास ने इन्हें महात्मा कहा था। लेकिन दूसरा मत यह है कि श्रद्धानंद ने इन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी। और एक मत और भी है, माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये तीनों मत हमें प्राप्त होते हैं और अधिकांश लोगों का मानना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें बापू कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें एक बापू की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस ने ही इन्हें सबसे पहले रंगून से रेडियो प्रसारण के दौरान राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे और जिनको एडोल्फ हिटलर ने नेताजी कहकर पुकारा था। इनकी महात्मा गांधी जी की पुस्तक की हम बात करें, क्योंकि एक लेखक भी थे, महान लेखक थे, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को अपने हाथों से लिखा है, बहुत सारी पुस्तकों की जिन्होंने रचना की है। लेकिन उनमें से मुख्य पुस्तकों की अगर हम बात करें तो उनमें से हिंद स्वराज, स्वास्थ्य की पूंजी, मेरे सपनों का भारत, ऑल मेन आर ब्रदर्स, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी पुस्तकें थी जिनकी इन्होंने महात्मा गांधी जी ने रचना की। वैसे तो महात्मा गांधी को एक बैरिस्टर के रूप में जाना जाता है। बैरिस्टर के किसी कार्य के लिए ये अफ्रीका भी गए और वहाँ पर अफ्रीकन जो कंट्रीज लोग थे, उन लोगों के साथ वहाँ का जो मूवमेंट था, आंदोलन था, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ से फिर ये 1915 में भारत वापस आए। तो दोस्तों, भारत वापसी के दौरान इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया और 1916 में, मैं आपको बता दूं, 1916 में लखनऊ का एक कांग्रेस का अधिवेशन था, वहाँ पर इन्होंने भी अपना हिस्सा लिया, भाग लिया और कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अपने विचार रखे और इनके विचार थे कि भारत को अगर जीता जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ असहयोग और सत्याग्रह के बलबूते ही जीता जा सकता है, क्योंकि ये दो हथियार हैं जिनके सहारे भारत को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी की इन बातों को नकार दिया गया था, क्योंकि लोगों का मानना था कि भारत को अगर आज़ाद कराना है तो अंग्रेजों को अंग्रेजी की भाषा में ही जवाब देना होगा। लेकिन महात्मा गांधी इसके विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का मानना था अगर अंग्रेज हमें एक थप्पड़ मारते हैं तो दूसरी तरफ एक थप्पड़ खाने के लिए, सुना भी होगा आपने, अगर अंग्रेज एक तरफ थप्पड़ मारते तो उनके सामने दूसरा गाल कर दे। तो ऐसी कहावत प्रचलित भी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि भारत को आज़ाद कराने के लिए सत्याग्रह और असहयोग, इनके सहारे ही भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया जा सकता है। और दोस्तों, एक बात मैं और यहाँ बताऊंगा कि जितने भी कांग्रेस के नेता थे, ये बड़े बड़े आज क्रांतिकारी जिनका हम नाम लेते हैं, ये मैं एक शब्द अगर प्रयोग ना करूं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे भारतीयों की हत्या कराई थी। बहुत सारे भारतीयों की हत्या कराने में इनका हाथ रहा है। क्यों रहा है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कांग्रेस के जितने भी नेता थे उनको एक सपना दिखा दिया था, उनको आश्वासन दे दिया था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारी ओर से लड़ो तो हम भारत को युद्ध जीतने के बाद भारत को आज़ाद कर देंगे और भारत को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। और जितने भी भारत कांग्रेस के उच्च नेता थे, इन्होंने अंग्रेजों के इस झूठे आश्वासन में आकर के बहुत सारे भारतीयों को अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध करने के लिए ब्रिटेन भेज दिया था। और आज भी आप देख सकते हैं इंडिया गेट पर बहुत सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। कौन से हैं वे शहीद, आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जितने भी भारतीय शहीद हुए हैं उन्हीं के नाम वहाँ पर ज़्यादातर अंकित हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊँ,
युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से, खास तौर पर जो कांग्रेसी लीडर्स थे, इनसे एक वादा भी किया था कि जिस दौरान, मतलब युद्ध के दौरान जितने भी भारत से सैनिक यहाँ से लड़ने के लिए हमारे साथ जाएंगे, हम उनके परिवार की पूरी तरह से केयर करेंगे, पूरी तरह से उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन ये वादे भी अंग्रेजों के झूठे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीयों के लिए जो जिनके परिवार के सदस्य युद्ध करने के लिए चले गए थे, उनके परिवार के लिए कुछ नहीं किया, भूखों मरने छोड़ दिया। और हालात इतने बद से बदतर हो गए, यहाँ पर लोग भूखे भी मर गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये कांग्रेस के जितने भी जो अपने आप को नेता मानते हैं, जिनका आज हम क्रांतिकारी कर रहे हैं, इनका योगदान रहा है, मैं इसको नकारता नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ गलतियाँ भी की हैं जिसको हम ना तो पढ़ते और ना ही हमें पढ़ाया जाता। दूसरी बात एक और मैं यहाँ बताऊँ, जब ये नेता प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों ने इनको नकारना शुरू कर दिया था, तो महात्मा गांधी को ही इन्होंने क्या किया, सामने करना शुरू कर दिया। क्योंकि महात्मा गांधी को सामने करने के कारण था, वो कारण मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जब 1916 में महात्मा गांधी ने अपने विचारों को कांग्रेस अधिवेशन में रखा, पहले तो उन्होंने इन विचारों को बिल्कुल रूप से नकार दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन के दौरान जो हथियार महात्मा गांधी ने लखनऊ अधिवेशन में उनके सामने हथियार मतलब असहयोग, सत्याग्रह, इनके अहिंसा, तीसरा एक और अहिंसा, इनके बलबूते ही इसने चंपारण आंदोलन को जीत लिया था 1917 में। ये कैसा जीत लिया था, कैसी घटना थी चंपारण के लिए, एक ऐसी विडंबना बन चुकी थी। वहाँ के किसान अंग्रेजों से, वहाँ के किसान क्या पूरे भारत के लोग ही अंग्रेजों के प्रताड़ना से, अंग्रेजों के जो शोषण था उनसे बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थे। लेकिन जब राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी को पता चला कि चंपारण भी भारत का एक हिस्सा है, जो फिलहाल वर्तमान में बिहार में स्थित है, जो नेपाल बॉर्डर पर लगा हुआ है। जब महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के बारे में पता चला, चंपारण के बारे में पता चला, चंपारण की जो घटना थी उनके बारे में पता चला, तो महात्मा गांधी चंपारण के लोगों को इस शोषण से मुक्त कराने के लिए चंपारण पहुंच जाते हैं और बिना हथियार चलाए, बिना लाठी चलाए, बिना गोली चलाए, इन्होंने इतने बड़े आंदोलन को कहीं के व्यापार अहिंसा और सत्याग्रह अपनी सच बात पर अड़िग रहे और नॉन वायलेंस, अहिंसा, इन्होंने लाठी चलाई, ना गोली चलाई, ना बंदूक चलाई। इस इतने बड़े आंदोलन को जीत लेते हैं और अंग्रेजों को जो शोषणकारी नीति थी उसको, अंग्रेजों को उसके खिलाफ, मतलब शोषणकारी नीति के खिलाफ ये लड़ते हैं और अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये महात्मा गांधी की लाइफ का क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन के बाद महात्मा गांधी एक पूरे भारत के अंदर लोगों के पसंदीदा नेता बन गए। और क्योंकि ये जितने भी अन्य नेता थे, इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो इन्होंने भारतीयों के साथ जो धोखा किया था, अंग्रेजों को तो ये धोखेबाज नहीं मानते, जो उस दौरान भारतीय लोग थे वे अंग्रेजों को धोखेबाज नहीं मानते। लेकिन हाँ, पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों के बहकावे में आ जाते हैं और भारतीय लोगों को मरने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो ये लोग उनको ही धोखेबाज मानते हैं। लेकिन महात्मा गांधी इस मूवमेंट के बाद पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाते हैं और पूरे भारतीयों के चहेते बन जाते हैं। इसलिए अब वे लोग महात्मा गांधी को ही आगे करके चलते हैं और भारत की आज़ादी का जो मूवमेंट है, महात्मा गांधी को फ्रंट पर लाकर उसको लड़ते हैं। दूसरा इनका आंदोलन रहा, दूसरा इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1917 में इन्होंने इसको भी 1917 में ही जीता था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात का एक स्थान था, खेड़ा सत्याग्रह। और तीसरा जो आंदोलन रहा अहमदाबाद मिल मजदूर, ये भी लोग, इनका भी अंग्रेजों ने शोषण किया हुआ था, झूठे वादे किए हुए थे कि इनको कुछ मतलब एक्स्ट्रा देने का वादे किया था, फिर उसको उस बात से मुकर गई थी। और चौथा जो आंदोलन था इनका असहयोग आंदोलन, जो 1920 में असहयोग आंदोलन 20 में लगा है, 1920 में असहयोग आंदोलन जो चला। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका नमक आंदोलन 1930 में इन्होंने क्या किया, नमक आंदोलन चलाया।
लास्ट में अंत में उन्होंने चला 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से भारत की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और ये जितने भी आंदोलन रहे, इन आंदोलन के माध्यम से समस्त भारतीयों को इकट्ठा करने में, एकजुट करने में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोग अलग अलग विचारधाराओं में बट गए थे और दूसरी बात ये जितने भी क्रांतिकारी थे इनकी बातों में इन लोगों का विश्वास भी नहीं था। तो सबसे पहला सबसे बड़ा चैलेंज था कि समस्त भारतीयों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ जो मूवमेंट है भारत की आज़ादी का उसको आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने इन आंदोलन के खिलाफ, इन आंदोलन को करके लोगों का विश्वास जीता और अंत में क्या कहा, भारत छोड़ो आंदोलन चला। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या कहा था इन्होंने, करो या मरो। दोस्तों एक चीज और भी है यहाँ पर, अगर हम बात करें करो या मरो की 1942 के आसपास, यहाँ पर एक चीज और थी। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा कारण बना था। भारत की आज़ादी में इसका योगदान रहा था। महात्मा गांधी की मृत्यु, महात्मा गांधी की मृत्यु का कारण क्या था? महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी या उनकी हत्या की गई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर जब वे अपने हाउस पर टहल रहे थे शाम के दौरान 5:17 पर, तब नथुराम गोडसे और इनका एक सहयोगी था जिसका नाम था नारायण आमटे। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी और ऐसा माना जाता है कि नथुराम गोडसे महात्मा गांधी का ही शिष्य था। और जिस स्थान पर इनको गोली मारी उस स्थान को कहा जाता है बिड़ला हाउस, जो दिल्ली में स्थित है। इसको आज गांधी स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु के बाद इनके शरीर का जो अंतिम संस्कार किया गया उस स्थान को कहा जाता है राजघाट, जो वर्ल्ड फेमस स्थान है और दिल्ली में स्थित है। ये भी दिल्ली में ही स्थित है। और पूरे भारत के अंदर महात्मा गांधी के नाम से अनेक पुस्तकालय हैं, अनेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, अनेक संग्रहालय हैं, अनेक महात्मा गांधी के नाम से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी। अर्धनग्न फकीर कहकर इनको पुकारा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारतीय आज़ादी के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए समस्त प्रकार के कपड़ों को पहनने से बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी के कार्य, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई जितनी भी कार्यक्रम है उनके माध्यम से आज भी महात्मा गांधी हमारे बीच में जिंदा है। इनको राष्ट्रपिता ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में महात्मा गांधी से जुड़ी समस्त जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।